Welcome to the lecture of computer architecture, and today is our lecture number 2, which is about chapter 2 of William Stanley book, and that is about the computer evolution and the performance. That how do computer evoluted in different type of organizations and किस तरह से इनके मैनिफेस्ट थे, कैसे यूज किया। और दूसरी एक चीज ये भी है इसमें कि हमारे पास हिस्ट्री क्या थी कंप्यूटर की और उसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस आए, कौन से ट्रेंड्स आए और कौन से चीज़ें हमने अडॉप्ट की डिफरेंट सिस्टम्स की एवोल्यूशन में। टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस भी देखी और इसके अलावा सिस्टम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड कौन सी एफिशिएंसीज जो हैं दोज वर इंट्रोड्यूसेस। एंड इसको हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। So first of all, there is the background about ENIAC, which is the electronic numerical integrator of the computer. And I don't think so इसकी हिस्ट्री बताने की आपको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी because आप लोगों ने हिस्ट्री इंट्रोडक्शन कंप्यूटर में भी पढ़ी होगी। So उसको थोड़ा सा हम साथ में रिवाइज कर देते हैं so that कि इसमें हम चीज़ों को मज़ीद एक्सप्लोर कर सकें। So that is happened mostly and the University of Pennsylvania। और इसमें हमारे पास जो है वो ट्रेजेक्टरी टेबल्स थे for weapons and that was started in the 1943 and those were finished in 1946। ठीक है, और यूज किया गया इसको 1955 तक। फिर उसके बाद हमारे पास इसमें डेसिमल थे, बाइनरी नहीं था और इसमें अकोमोडेटर्स यूज होते थे 10 digits के, 20 अकोमोडेटर्स थे। और इसमें जो प्रोग्राम है 2000 मेमोरी बाय स्विचेस और इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे और जिनका साइज जो है दैट वाज इन द 30 टन्स और 15,000 स्क्वायर फीट जो है वो इस पे कंसिस्ट करता था और इसकी पावर कंजप्शन भी डेफिनेटली ज़्यादा थी और बट इसकी कैपेसिटी जो है वर्किंग कैपेसिटी दैट वाज लेस देन एनी अदर सिस्टम। उसके बाद वॉन न्यूमन architecture that was based on the Turing machines। maybe आप लोगों ने theory of automata में Turing का नेम सुना होगा। So Turing machine is actually based over the theory of automata और उसमें जो हम grammars और जो हम लैंग्वेजेस कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस वगैरह पढ़ते हैं। सो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट जो है वहाँ से लिया गया है कि हमने सिस्टम को किस तरह से डिज़ाइन करना है सो दैट जब हम सिस्टम को इनपुट दें तो वो इन रिटर्न इनपुट के बाद हमें क्या आउटपुट रिटर्न करता है। एंड देन हमारे पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी स्टोरिंग प्रोग्राम्स एंड डाटा एंड उसके बाद हम इस पे एआई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं ऑन द बाइनरी डाटा। कंट्रोल यूनिट है, इंटरप्रेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं फ्रॉम मेमोरी एंड एग्जीक्यूटिंग। इनपुट एंड आउटपुट इक्विपमेंट है ऑपरेटेड बाय द कंट्रोल यूनिट और उसके बाद प्रिंसटन इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज है that was IAS and that was completed in the 1952। This is the structure of the von Neumann machine which is consist of main memory। हमारे पास main memory है और इसके अलावा भी इसमें central processing unit है जिसमें हमारे पास arithmetic logic unit है that is called the CA। ठीक है, और इसके अलावा प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है that is called the CC। ठीक है, so that is actually control unit है and arithmetic and logic unit है। ठीक है, control unit you know about it, that is a part of your RAM और arithmetic and logic unit के अंदर जो है हमारी सारी फिर कंप्यूटेशन और उससे रिलेटेड जो है वो सारी एग्जीक्यूशन है। उसके बाद हमारे पास इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट्स हैं जिनको आईओ डिवाइसेस भी कहा जाता है। ठीक है, so IAS that is basically based on 1000 multiplied by 40 bits word और ये बाइनरी नंबर है और इसमें 220 बिट इंस्ट्रक्शंस हैं और इसके अलावा इसमें सेट ऑफ रजिस्टर्स हैं that is the storage in the CPU, memory buffer registers हैं, memory address registers हैं, instruction registers हैं, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर्स हैं, प्रोग्राम काउंटर है और इसके अलावा इसमें अकोमोडेटर है, मल्टीप्लाई कोशेंट है। तो स्ट्रक्चर क्या है आईएएस का, इसकी डिटेल देख लेते हैं। इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है जिसमें हमारे पास जो है डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के सर्किट्स हैं, मेमोरी बफर रजिस्टर्स हैं
और इसके अलावा फिर हम अगर इसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट के अंदर आ जाते हैं तो इसमें हमारे पास इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर्स हैं, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, प्रोग्राम काउंटर, कंट्रोल सर्किट्स हैं, कंट्रोल सिग्नल्स हैं, ये सब चीजें जो है इसी का पार्ट है। उसके अलावा फिर हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास मेन मेमोरी होती है और इसमें एड्रेसेस हैं, मेन मेमोरी के एड्रेसेस हैं, और इसके अलावा इनपुट आउटपुट इक्विपमेंट है, और हमारे पास इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा है जो कि इसमें ओवरऑल उसकी कंप्यूटेशन होती है, ये ओवरऑल उसकी वर्किंग होती है, ठीक है। और कमर्शियल कंप्यूटर साइंस में गेट उसमें 1947 में जो उन्होंने बेस रखी थी, और इसके अलावा फिर हमारे पास यूनिवैक है विच इज यूनिवर्सल ऑटोमेटेड कंप्यूटर, और उसके बाद यूएस बेयर ने 1950 के सेंसस कैलकुलेशंस के बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप के और मजीद इसमें ट्रेंड्स आए, मजीद रेवोल्यूशंस आई, एंड दैट बिकेम द पार्ट ऑफ द स्प्रेयर ब्रांड कॉर्पोरेशन, एंड इन द 1950 यूनिवैक में फर्दर उसमें फास्टर प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें मोर मेमोरी की कैपेसिटी भी इंट्रोड्यूस की गई। उसके बाद हमारे पास IBM आ गए, IBM दैट इज द पंच कार्ड प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स दैट वाज स्टार्टेड इन द 1953, and IBM first four program computer scientific calculations की इसमें, and उसके बाद later on 1955 में इसका एक और further business application से related establishment आया that lead to the 7000 series, and उसके बाद जो है वो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हैं, and transistors are replaced vacuum tubes, and those are smaller, those are cheaper, and those are having the less heat dissipation. उसमें जो है heat की dissipation है that was the less, and solid state devices थी, and those were made from the silicon, and those were invented in the 1947 at the Bell Labs, and the William Chocolate जो है and उसकी टीम ने इसको ओवरऑल बिल्डअप किया। So transistor based computer में हमारे पास second generation machines हैं, those are NCN and RCA produced small transistor machines, और IBM 7000 DC 1957 that produced the PDP-1, ये इसके variants थे जो उन्होंने transistors के different variants को processor में introduce कराया। So after that literally there were the microelectronics that are also called the small electronics. So computer is made up of the gates, memory cells, and the interconnections. So these can be manufactured on the semiconductor, which is called the silicon wafer. Later on, this is the summary of the generations of the computer. First of all, there is a vacuum tube, and vacuum tube की जो हमने systems में use किया था जिसमें power consumption भी ज़्यादा थी, and it was taking a lot of space, और ये 1946 से 57 तक की range है इसमें, and later on there are the transistors and small scale integration circuits हैं, और उसके बाद medium scale integration है to 1971, उसके बाद लॉट स्केल्स इंटीग्रेशन है, और वो 1971 से लेकर 1977 तक उसका टाइम पीरियड है, एंड दोट वाज बेस्ड ऑन द 3000 to 1 lakh devices on a chip. उसके बाद वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन दैट वाज लेटर ऑन कंटिन्यूड टिल 1991, और इसमें 1 लाख से लेके मिलियन बिलियंस तक की चिप्स जो है उसके ऊपर अवेलेबल थी। उसके बाद अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है जिसमें हमारे पास ट्रिलियंस के अंदर डिवाइसेस हैं एक ही चिप के ऊपर, ठीक है। सो देयर इज द मूरेस लॉ, एक्चुअली ये इनका कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिकली वहीं से मशीन लैंग्वेजेस से और थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा से लिया गया, जिसमें मूरे एंड मैरे ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने नेम पे ही जो है अपनी उसमें सिस्टम की वर्किंग से रिलेटेड, उसकी इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो है वो लॉस को इंट्रोड्यूस कराया। सो दीस आर द इंक्रीज्ड डेंसिटी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑन अ चिप, और इसमें जॉर्डन मूरे है दैट इज द को-फाउंडर ऑफ द इंटेल and member of the transistor on the chip will juggle everywhere. So every year there was a lot of revolutions, there were a lot of research about the processes. So in 1970s development has slowed a little, and the number of the transistor doubles every 18 months, so the cost of the chip has remained almost unchanged. So higher packing density means shorter electrical paths, that those are giving the higher performance. Smaller sizes gives the increased flexibility, reduced power, and the cooling requirement. So fewer interconnections increase the reliability.
So this is the growth between the CPU transistors count. In IBM 360 series, they are the 1964 and those were replaced and not compatible with the 7000 series. So these are the first planned family of the computer, and these are similar or the identical instruction sets and similar or identical operating systems and increase in speeds, and they are the increasing number of the IO ports for inputting and outputting, and they are the more terminals attached to the system. Increased memory का size है, increased cost है, and multiplex switch structure. So DEC PDP-8 में 1964 में that was introduced, and the first mini computer है after the mini third, and did not need air conditioned room and smaller from the lab bench. That was the cost approximately $16,000. और उसके बाद हमारे पास embedded applications हैं, bus structure ये, so you will study the history from the book as well, which is the chapter 2. You will be able to understand each and every point about it. So just go through the history so that you may be able to understand what are the evolutionary trends that have been gone through during the history of the computer science. So this is the PDP-8 bus structure. PDP-8 bus structure में हमारे पास क्या है, कंसोल का कंट्रोलर है, ठीक है, और इसके अलावा जो है हमारे पास यहाँ पे CPU है, मेन मेमोरी है, IO मॉड्यूल है, इनपुट आउटपुट जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट दोनों चीजें हैं, ठीक है, और ओमनी बस है, that is actually the one bus, omni means single bus, ठीक है, एक ही बस के ऊपर जो है वो सारी चीजें इसमें अटैच्ड हैं, ठीक है, एंड जो इसमें स्ट्रक्चर है एक्चुअली बसेस का स्ट्रक्चर, वो बस का स्ट्रक्चर ये डिसाइड करेगा कि हमने डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान डाटा को किस तरह से जो है वो एग्जीक्यूट करना है, या डाटा को किस तरह से जो है वो ट्रांसफर करना है, ठीक है, और इसके एक ही बस के ऊपर डिफरेंट पोर्ट्स हैं और उन सब कंपोनेंट्स को या पोर्ट्स को जो है वो कनेक्ट करता है, ठीक है, और हमारे पास जो PDP जो है दैट इज एक्चुअली कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग सेट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है, ठीक है, सो PDP और इसके आगे फिर इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, PDP के आगे फिर 8 के बाद 9 11 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं जो कि इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड द IAS उसके ऊपर बेस करता है, ठीक है, सो दिस इज द फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय द प्रोसेसर आर्किटेक्चर, कि आपके प्रोसेसर की आर्किटेक्चर की तरफ से जो है एक प्रोसेसर की तरफ की आर्किटेक्चर की तरफ या कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो है वो आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है. सो PDP-8 आर्किटेक्चर इज एक्चुअली 12 बिट आर्किटेक्चर है जो कि आपको DEC प्रोवाइड करता है, ठीक है, और इसमें फिर आपके इसके बाद इसमें फिर डिफरेंट इसकी फ्लेक्सिबिलिटीज हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, सिस्टम के मॉड्यूल्स क्या हैं और मेन फ्रेम्स क्या हैं, और इसकी फर्दर जो है वो डिफरेंट आगे बिल्डिंग्स हैं, ठीक है, और डिफरेंट इसकी सिस्टम के मॉड्यूल्स हैं जो कि इनके ऊपर बेस कर रहे होते हैं, और ये मेन फ्रेम से लेके पर्सनल कंप्यूटर तक डेफिनेटली इसमें चीजें वैरी करती हैं, and that one that lead to the their success is में different time periods में different जो working है those were done, ठीक है, और इसके अलावा जो है इसमें that is DEC stand for the Digital Equipment Corporation, ठीक है, that was the large computer company. DEC जो है actually जो है एक computer company थी at one time the second largest in the world after the IBM, ठीक है, कि IBM के बाद जो है वो सबसे बड़ी इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन थी, ठीक है, डिजिटल D for digital, E for equipment, C for the corporation, and IBM के बाद which is international business machine, उसके बाद सबसे लार्जेस्ट कॉर्पोरेशन थी जो कि आपको इक्विपमेंट प्रोवाइड करती थी, उनके फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करती थी. सो मिनी कंप्यूटर्स और उनके अलावा बाकी के प्रोडक्ट्स जो हैं वो सारी चीज़ें फॉर द टाइम पीरियड इसी में ये चीज़ें वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और फिर डिफरेंट इसमें DEC के आगे फर्दर एक्सटेंशंस हैं और जो कि PDP स्ट्रक्चर के ऊपर PDP बस के स्ट्रक्चर के ऊपर जो है वो बेस करते हैं, ठीक है. सो फिर जो है वो हमारे पास PDP और DEC के आगे डिफरेंट जो है वो वेरिएंट्स हैं, और वो यूनी बस के ऊपर या ओमनी बस के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते थे, ठीक है,
और इसमें फिर आगे इसके डिफरेंट जो है वेरिएंट्स भी हैं 8, 11 और इनके अंदर डेफिनेटली फिर आगे मॉडल्स और वेरिएंट जैसे जैसे चेंज करती हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स भी हैं उसके मुताबिक जो है वो अपडेट होते जाते हैं या चेंज होते जाते हैं. सो दिस इज द आर्किटेक्चर फॉर द मिनी कंप्यूटर विच इज द DEC PDP 8 है. इसके बाद और भी दूसरे इसके वेरिएंट्स हैं या मॉड्यूल्स हैं. ठीक है. उसके बाद ये बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर मेमोरी की. दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द 1970. फिर चाइल्ड है दिस द साइज ऑफ द सिंगल कोर and there is a 1 bit of the magnetic core. Storage holds 256 bit non destructive reads होती हैं. सबसे पहली बात आती है कि सेमीकंडक्टर क्या है. ठीक है. व्हाट इज द सेमीकंडक्टर मेमोरी. ठीक है. और सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बता दूं. सेमीकंडक्टर मेमोरी जो है दैट इज द टाइप ऑफ द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज टास्क्ड फॉर द स्टोरिंग डाटा. जहां पे भी मेमोरी की बात होती है डेफिनेटली उसके साथ सेमीकंडक्टर का वर्ड अटैच होता है. सो सेमीकंडक्टर इज एक्चुअली यूज्ड फॉर storing the data. So they are the two electronic data storage mediums that we can utilize. कि पहले तो हमारे पास या तो स्टोरेज मीडियम जो है वो मैग्नेटिक होते हैं. ठीक है. या ऑप्टिकल. So this doesn't use a laser to read and write. Magnetic storage devices जो है वो हार्ड डिस्क हो सकती हैं, फ्लॉपी डिस्क हो सकती हैं, मैग्नेटिक टेप्स हो सकती हैं. ठीक है. सो जो सेमीकंडक्टर मेमोरी की डिवाइसेस हैं जो कि हमारे पास लेटर ऑन आफ्टर द 1970s फास्टर देन अदर. ठीक है. वो जो यूज होते थे. सो दिस इज द सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट हम जो है इसमें सबसे ज्यादा चीजें जो है यूज करते थे फॉर स्टोरेज पर्पस सो दैट हम लेटर ऑन फ्यूचर यूज के लिए डाटा स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास इंटेल प्रोसेसर के बारे में बात की गई है विच इज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर. और इसमें हमारे पास क्या है कि CPU कंपोनेंट्स ऑन द सिंगल चिप्स और 4 बिट है दैट इज फॉलोड इन 1972 बाय द 8008. और ये जो है हमारे पास 8 बिट है और दैट इज बोथ designed for specific applications in 1974 to 1974 with PDP. So later on Intel के 8086 ये पूरी फैमिली है प्रोसेसर की. सो सबसे पहला जो है वो जनरल पर्पस माइक्रो प्रोसेसर 1974 में इंट्रोड्यूस किया गया था. दैट वाज 88. ठीक है. उसके बाद लेटर ऑन जो है ये एक जनरल प्रोसेसर है और भी बहुत से माइक्रो प्रोसेसर्स यूज किए गए 71 में. उसके बाद 72 में. ठीक है. 8000 की पूरी सीरीज है. 4000 की पहले सीरीज आई वो 4 बिट थी. फिर हमने उसका साइज इंस्ट्रक्शन का साइज इंक्रीज कर दिया वो फिर 8 बिट हो गया. ठीक है. जो कि स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए भी यूज होता है. सो हमने सिस्टम को स्पीड अप कैसे किया. सबसे पहली चीज जो है वो हमने इसको पाइपलाइनिंग. ठीक है. हमने क्या किया पाइपलाइनिंग किया. पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा. पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें जब मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एक वक्त में एग्जीक्यूट होती हैं तो हमें क्या करना होता है उन मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को सेम टाइम पे स्टार्ट करना सो दैट टाइम भी बच जाए, रिसोर्सेज भी यूटिलाइज हो जाए और सिस्टम की परफॉर्मेंस को या एफिशिएंसी को हम इंक्रीज कर सकते हैं. सो ऑन बोर्ड कैशे भी है. ऑन बोर्ड लेवल 1 एंड लेवल 2 कैशेस भी हैं, ब्रांच प्रिडिक्शंस भी हैं, डाटा फ्लो एनालिसिस भी होता है एंड स्पेकुलेटिव एग्जीक्यूशंस भी इसमें परफॉर्म होती है. ठीक है. उसके बाद परफॉर्मेंस बैलेंस है. दैट इज द प्रोसेसर स्पीड इंक्रीज और प्रोसेसर स्पीड इंक्रीज होती है. memory capacity भी increase होती है. memory speed lags behind the processor speed. And later on हमारे पास ये memory और उसकी परफॉर्मेंस का इसमें गैप शो कराया गया है कि हमारे पास कैसे कैसे जैसे जैसे प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करती गई फ्रीक्वेंसी किस तरह से मेगाहर्ट्ज के अंदर. ठीक है. बाय द ईयर इस तरह से वो इंक्रीज करती गई तो वैसे ही आपके पास लॉजिकल मेमोरी वो एक रेशियो जो है वो यहाँ पे इस तरह से इंक्रीज करती है. सो सॉल्यूशंस क्या है कि जब हमारे पास बिट्स जो हैं retrieved at one time increase कर जाते हैं make the DRAM which is the water in the deeper. कि उसको हमने सॉल्यूशन क्या दिया कि जब हमारे पास बिट्स इंक्रीज कर जाए तो हम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को यूज करें. दैट्स व्हाट देयर. और इसमें फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया अबाउट द कैशे
So reduced frequency of the memory is more complex cache and cache on the chip. So increase the interactions bandwidth, which is the high speed bus use होते हैं और buses की hierarchy भी use होती है. So आज के लेक्चर में हम इसको यहीं पे एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है कोई चीज़ दोबारा से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट इसी को कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.